नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो इतिहास के सबसे विवादास्पद और चर्चित नेताओं में से एक रहा, सद्दाम हुसैन। एक ओर उसे तानाशाह कहा गया, दूसरी ओर कुछ लोग उसे अपने देश के लिए लड़ने वाला योद्धा मानते हैं। लेकिन उसकी असली कहानी क्या है? वो कौन था? उसका बचपन कैसा था? उसने सत्ता कैसे पाई और कैसे उसका अंत हुआ? इस वीडियो में हम सद्दाम हुसैन के जीवन को शुरुआत से लेकर उसके अंतिम क्षणों तक गहराई से समझेंगे। उसका बचपन और जन्म कहाँ हुआ? सत्ता में कैसे आया? उसने क्या फैसले लिए जो दुनिया हिल गई? अमेरिका से उसका संघर्ष और युद्ध, और आखिर उसकी मौत कैसे और क्यों हुई? तो चलिए शुरू करते हैं सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी। 1937 में इराक के एक छोटे से गांव टिक्रित में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल टिक्रिती। ये वही टिक्रित है जो बाद में सद्दाम की पहचान बन गया। सद्दाम का जन्म 28 अप्रैल 1937 को हुआ, लेकिन उसका शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। सद्दाम के जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके भाई की भी। सद्दाम की मां सुबहातुल्फाह अल मसल्लाट इतनी दुखी थीं कि उन्होंने सद्दाम को पालने से इनकार कर दिया। उन्होंने सद्दाम को अपने रिश्तेदार खैरुल्लाह तुफाह के घर छोड़ दिया, जो बाद में सद्दाम का मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु भी बना। बचपन में ही सद्दाम ने गरीबी, अनाथता और सामाजिक भेदभाव का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों ने ही उसमें एक कठोर और जिद्दी नेतृत्व गुण पैदा किया। 10 साल की उम्र तक सद्दाम अपने चाचा के घर में रहा और वहीं से उसे अरबी राष्ट्रवाद और बाथ पार्टी BATH पार्टी के विचारों की प्रेरणा मिली। उसके चाचा खैरुल्लाह तुफाह एक राष्ट्रवादी और एंटीवेस्टर्न विचारधारा वाले थे, जिन्होंने सद्दाम को पश्चिमी ताकतों के खिलाफ सोचने की सीख दी। सद्दाम का शुरुआती जीवन हिंसा और डर से भरा था। किशोरावस्था में वह स्कूलों से दूर रहता, झगड़ों में शामिल होता और पढ़ाई के बजाय सत्ता के प्रति आकर्षित होता। लेकिन उसके अंदर की महत्वाकांक्षा कम नहीं होती। साल 1955 में वह बगदाद जाता है, जहां उसने बगदाद मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। लेकिन सद्दाम हार नहीं मानता। उसके चाचा ने उसे कैरो, मिस्र भेजा, जहां उसने अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाथ पार्टी से गहराई से जुड़ गया। यह वह दौर था जब अरब दुनिया में क्रांति, राजनीतिक बदलाव और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध तेजी से बढ़ रहा था। सद्दाम इन सब विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तय कर लिया वो केवल एक आम नागरिक नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता के शिखर तक पहुंचेगा। उसे बस मौके की तलाश थी। सद्दाम हुसैन का शुरुआती जीवन उसे एक तानाशाह बनने की दिशा में ढाल रहा था। गरीबी, अकेलापन, राष्ट्रवाद और सत्ता की भूख, ये सभी उसके व्यक्तित्व में बचपन से ही रच बस गए थे। उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि एक टिक्रित के गरीब गांव से निकला लड़का अगर जिद कर ले तो पूरा देश क्या, पूरी दुनिया उसके नाम से कांप सकती है। 1957 का साल था। सद्दाम हुसैन केवल 20 साल के थे, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच किसी अनुभवी क्रांतिकारी जैसी थी। इसी साल उन्होंने BATH पार्टी की सदस्यता ली, एक ऐसी पार्टी जो अरबी राष्ट्रवाद, समाजवाद और पश्चिमी हस्तक्षेप के विरोध में थी। पार्टी का उद्देश्य था एकजुट अरब राष्ट्र और पश्चिम से स्वतंत्रता। यह विचार सद्दाम के दिल में पहले से ही बस चुका था। पार्टी के भीतर उनके चाचा खैरुल्लाह तुफाह के संबंधों ने उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत और प्रेरित किया। 1959 में सद्दाम ने अपनी पहली क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया। यह था इराक के तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल अब्दुल करीम कासिम की हत्या की कोशिश।
BAATH पार्टी को लगता था कि कासिम सोवियत संघ की ओर झुक रहा है और राष्ट्रवादी मूल्यों के खिलाफ जा रहा है। सैडम इस मिशन का हिस्सा बने और उन्होंने हथियार उठाए, लेकिन हमला नाकाम रहा। कासिम तो बच गए, लेकिन हमलावरों में से कई मारे गए। सैडम को गोली लगी, लेकिन किसी तरह वो सीरिया और फिर मिस्र भाग निकले। यह हमला सैडम को एक क्रांतिकारी हीरो बना देता है, खासकर BAATH पार्टी और राष्ट्रवादी युवाओं के बीच। मिस्र में रहते हुए सैडम ने काहिरा यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई शुरू की और वहीं से वह और भी मजबूती से राजनीति को समझने लगे। मिस्र उस समय जमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में एक क्रांति की मिसाल था, जिसने सैडम को राजनीतिक रणनीति और सत्ता के लिए कठोर फैसले लेने की सीख दी। 1963 में इराक में राजनीतिक हलचल मची। BAATH पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैडम इराक लौटे, लेकिन यह सत्ता ज्यादा समय तक नहीं चली। लेकिन इस दौरान सैडम ने यह समझ लिया था कि अगर सत्ता चाहिए तो केवल विचारधारा या हिंसा से कुछ नहीं होगा। सिस्टम पर पकड़, सेना में भरोसा और जनता में डर भी जरूरी है। 1970 के दशक में BAATH पार्टी ने फिर से सत्ता में वापसी की और सैडम को उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन असली सत्ता धीरे धीरे सैडम के हाथों में आती गई। उन्होंने आंतरिक मामलों, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों पर मजबूत पकड़ बना ली। किसी भी विरोधी को चुप करा देना, मीडिया पर नियंत्रण और शिक्षा में राष्ट्रवादी सोच थोपना, ये सब उनकी रणनीति बन चुकी थी। 1979 में जब राष्ट्रपति अहमद हसन अलबकर ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, सैडम हुसैन ने सत्ता संभाल ली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसे कहा गया डर का साम्राज्य। उन्होंने अपने ही पार्टी सदस्यों को जनता के सामने गद्दार कहकर मरवा दिया। यह सब उन्होंने टीवी पर लाइव प्रसारित करवाया ताकि हर कोई समझ जाए कि सैडम से टकराना मतलब मौत को बुलावा है। सैडम हुसैन अब केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वो इराक के मालिक बन चुके थे। उन्होंने अपने चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच खड़ा किया कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। खुफिया एजेंसियों, सेना, मीडिया और शिक्षा सब सैडम के नियंत्रण में आ चुका था। अब सैडम की सत्ता शुरू हो चुकी थी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी जब वो पूरी दुनिया को चुनौती देगा, ईरान, USA और अपने ही देश की जनता को। 1979 में जब सैडम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने, उसी समय ईरान में भी एक बड़ा राजनीतिक तूफान आया, ईरानी इस्लामिक क्रांति। रहबर अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शाही शासन को हटाकर एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। सैडम को यह परिवर्तन खटक गया क्योंकि ईरान में अब एक शिया इस्लामिक सरकार थी और इराक की अधिकांश जनता भी शिया थी, लेकिन सैडम खुद सुन्नी थे। उन्हें डर था कि खुमैनी की क्रांति इराक के शिया मुसलमानों को भी बगावत के लिए प्रेरित कर सकती है। यहीं से शुरू हुआ दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच 8 साल लंबा विनाशकारी युद्ध, ईरान-इराक वॉर 1980 से 1988। 22 सितंबर 1980 को सैडम ने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा था कि ईरान की नई सरकार कमजोर है और जल्दी घुटने टेक देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने कड़ा प्रतिरोध किया। युद्ध केवल सीमाओं का नहीं था, यह विचारधाराओं का संघर्ष था। एक तरफ सैडम का राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ खुमैनी की इस्लामी क्रांति। इस युद्ध में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा पर टैंक, मिसाइल और केमिकल हथियारों का खुला इस्तेमाल हुआ। सैडम ने खुद को अरबों का रक्षक कहा और इस युद्ध को एक अरब बनाम फारसी संघर्ष बना दिया। उन्होंने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों से समर्थन लिया। वहीं ईरान ने अपने इस्लामी सहयोगियों से मदद ली।
लेकिन सैड्डम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को काफी हद तक बिगाड़ दिया। उन्होंने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। 1988 में इराक ने हलाब्जा नाम के एक कुर्द शहर पर सरिन और मस्टर्ड गैस से हमला किया, जिसमें करीब 5,000 लोग मारे गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह हमला सैड्डम के खिलाफ युद्ध अपराध के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। युद्ध के अंत तक न तो सैड्डम जीत सके और न ही खुमैनी। दोनों देशों ने भारी जन और धन हानि झेली। सैड्डम को अब आर्थिक समस्याएं घेरने लगी थीं। इराक के खजाने खाली हो चुके थे और कर्ज बढ़ता जा रहा था। खासकर कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों से लिए गए पैसे सैड्डम को चुभने लगे। युद्ध ने सैड्डम को जरूर एक क्षेत्रीय ताकत बना दिया था, लेकिन उनके भीतर की तानाशाही, क्रूरता और सत्ता की भूख अब और भी खतरनाक रूप लेने लगी थी। इस युद्ध ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि मध्य पूर्व की स्थिरता को भी हिलाकर रख दिया। यही युद्ध सैड्डम को अगली बड़ी गलती की ओर ले जाने वाला था, कुवैत पर कब्जा, जो उन्हें सीधे अमेरिका और दुनिया के निशाने पर ले आएगा। ईरान इराक युद्ध के बाद इराक की आर्थिक हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी। सैड्डम हुसैन को अरब देशों से लिए गए अरबों डॉलर का कर्ज लौटाना था, जिसमें कुवैत और सऊदी अरब शामिल थे। लेकिन सैड्डम न केवल कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, बल्कि उन्होंने कुवैत पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कुवैत ने अवैध रूप से इराक की तेल सीमाओं में घुसकर तेल निकाला है। इसके अलावा सैड्डम को लगता था कि कुवैत एक छोटा और कमजोर देश है, जिसे वो आसानी से इराक में मिला सकते हैं। और इसी सोच के तहत 2 अगस्त 1990 को सैड्डम हुसैन की सेना ने अचानक कुवैत पर हमला कर दिया और मात्र कुछ ही घंटों में पूरा देश कब्जे में ले लिया। उन्होंने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। ये हमला केवल एक देश पर नहीं था, बल्कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। इससे दुनिया भर में आक्रोश फैल गया। खासकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इसे गंभीरता से लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सैड्डम को कुवैत से हटने के लिए कई अल्टीमेटम दिए, लेकिन सैड्डम ने एक भी नहीं माना। इसके बाद अमेरिका ने प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय सेना गठित की, जिसमें 35 से ज्यादा देशों की सेनाएं शामिल थीं। इस गठबंधन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। यह एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी जो जनवरी 1991 में शुरू हुई। 43 दिन तक चले इस अभियान में अमेरिका और सहयोगी देशों ने आधुनिक मिसाइलों, हवाई हमलों और टैंक डिवीजन के साथ इराक की सेनाओं को घुटनों पर ला दिया। इराक की सेना, जो कुवैत में घुसी थी, उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लेकिन सैड्डम ने जाते जाते एक और कुकर्म किया। उन्होंने कुवैत के तेल कुओं में आग लगा दी, जिससे पूरा इलाका धुएं और आग में डूब गया और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। हालांकि सैड्डम सत्ता में बने रहे, लेकिन उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख खत्म हो चुकी थी। इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और सैड्डम एक अंतर्राष्ट्रीय विलेन बन चुके थे। इस युद्ध ने दुनिया को दिखाया कि किसी भी देश की आक्रामक नीतियों को अब अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहन नहीं करेगा। पर सैड्डम ने इस हार से भी सबक नहीं लिया। उन्होंने अपने ही देश में लोगों पर जुल्म, कुर्दों का नरसंहार और विरोधियों का कत्ल जारी रखा। गल्फ वॉर के बाद इराक की हालत और बिगड़ गई। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जनता भूख और बीमारियों से जूझने लगी और सैड्डम हुसैन तानाशाही की अंधी दौड़ में अकेले पड़ते गए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की घोषणा की। हालांकि इस हमले में अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन शामिल थे, फिर भी अमेरिका की नज़र इराक और सद्दाम हुसैन पर भी पड़ी।
अमेरिका ने आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD बना रहा है और वो इन खतरनाक हथियारों को आतंकवादी संगठनों को दे सकता है। यह एक बहुत बड़ा आरोप था। अमेरिका ने बार बार सद्दाम से अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इराक में जांच की अनुमति देने को कहा, लेकिन सद्दाम ने सहयोग नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने 2003 की शुरुआत में सद्दाम को अंतिम चेतावनी दी कि यदि वो हथियारों को उजागर नहीं करता और सत्ता से नहीं हटता तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। सद्दाम ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और फिर 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इराक पर दूसरा हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। इस युद्ध में अमेरिका ने हवा से हमले किए, जमीन पर सैनिक भेजे और कुछ ही हफ्तों में बगदाद को घेर लिया। अप्रैल 2003 में सद्दाम की सत्ता गिर गई। उनके महल ध्वस्त कर दिए गए, प्रतिमाएं गिराई गईं और इराक की जनता ने जश्न मनाया, लेकिन एक तानाशाह अभी भी फरार था। सद्दाम हुसैन जंगलों और भूमिगत बंकरों में छुपते छुपाते रहे। कई महीने तक उनकी कोई खबर नहीं थी। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने उन्हें होल इन द ग्राउंड से जिंदा पकड़ लिया। ये जगह टिकरित शहर के पास थी, जो सद्दाम का गृहनगर भी था। जब उन्हें पकड़ा गया तब उनके पास कोई हथियार नहीं था और उनकी हालत बहुत खराब थी। दाढ़ी बढ़ी हुई, गंदे कपड़े और घबराया हुआ चेहरा, ये वही शख्स था जो एक समय खुद को आधुनिक नेबुकेदनेज़र कहता था। इस गिरफ्तारी के साथ ही सद्दाम का शासन पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन ये युद्ध इराक के लिए भारी पड़ा। लाखों लोग मारे गए, देश गृहयुद्ध में फंस गया और आतंकवादियों को भी बढ़ावा मिला। हालांकि सद्दाम को हटाना जरूरी था, लेकिन अमेरिका के इस कदम की बहुत आलोचना भी हुई, खासकर इसलिए क्योंकि युद्ध के बाद भी WMD का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ से शुरू होती है सद्दाम के आखिरी अध्याय की कहानी, जिसमें उन्हें सजा दी गई और इतिहास में उनका नाम तानाशाहों की सूची में दर्ज हो गया। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इराक की अस्थायी सरकार और अमेरिकी सेना की निगरानी में रखा गया। दुनिया की नजरें अब इस बात पर थीं कि इतने बड़े तानाशाह के साथ न्याय कैसे किया जाएगा। 1 जुलाई 2004 को सद्दाम हुसैन को पहली बार एक इराकी न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, खास तौर पर 1982 में दुजैल गांव के 148 शियाओं की हत्या, रासायनिक हमले जैसे हलाबजा नरसंहार, युद्ध अपराध, कुर्द समुदाय पर जुल्म। सद्दाम ने ट्रायल में खुद को निर्दोष बताया। वो बार बार अदालत की वैधता को चुनौती देते रहे। कई बार उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मैं अब भी इराक का राष्ट्रपति हूं, लेकिन अदालत ने गवाहों, दस्तावेजों और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा जारी रखा। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को दुजैल नरसंहार के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 26 दिसंबर 2006 को अपीली अदालत ने सजा को बरकरार रखा और आदेश दिया कि 30 दिनों के भीतर फांसी दी जाए। और फिर आया वो दिन। 30 दिसंबर 2006 सुबह करीब 6 बजे सद्दाम हुसैन को बगदाद में एक गुप्त जगह पर ले जाया गया। वहां इराकी अधिकारियों और कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में उन्हें फांसी दी गई। उनके आखिरी शब्दों में भी तानाशाही की गूंज थी। उन्होंने अमेरिका को कोसा और खुद को शहीद बताया। लेकिन अंत में रस्सी कस गई और सद्दाम का अध्याय खत्म हुआ। उनकी फांसी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे न्याय कहा, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बदला बताया। सद्दाम की मौत के बाद इराक में हालात सुधरने की उम्मीद थी,
लेकिन देश धीरे धीरे गृहयुद्ध, शिया सुन्नी संघर्ष और आतंकी संगठनों जैसे ISIS की चपेट में आ गया। एक सवाल जो अब भी पूछा जाता है, क्या सैडम की मौत से इराक को शांति मिली, या क्या अमेरिका की रणनीति ने इराक को और अस्थिर कर दिया? इतिहास इन सवालों के जवाब शायद आने वाले वर्षों में देगा, लेकिन सैडम हुसैन का जीवन एक सीख है कि तानाशाही चाहे जितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत हमेशा होता है। सैडम हुसैन की मृत्यु के बाद इराक में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। एक तरफ उनके समर्थकों में शोक और आक्रोश था, तो दूसरी ओर देश के कुछ हिस्सों में जश्न का माहौल भी था। सैडम के शासनकाल में कई समुदायों को जो अत्याचार झेलने पड़े थे, उनकी स्मृति आज भी ताज़ा थी। फिर भी सैडम की मौत ने देश को बांट दिया था। कुछ लोग उन्हें अत्याचारी और क्रूर तानाशाह मानते रहे, जबकि कुछ उन्हें एक मजबूत नेता, अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के सामने खड़ा होने वाला एकमात्र अरबी चेहरा मानते थे। इराक की राजनीति और समाज पर सैडम की छवि वर्षों तक छाई रही। उनकी फांसी के बाद इराक में नई सरकार बनी, लेकिन वह कभी भी स्थिरता और शांति नहीं ला सकी। सैडम के बाद का इराक आतंकवाद, जातीय संघर्ष और बाहरी दखलंदाजी का मैदान बन गया। ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने सैडम के पुराने सैनिकों और अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर इराक में एक नई तबाही की लहर फैलाई। जनता के बीच में भी एक गहरी विभाजन रेखा खिंच गई। जहां शिया समुदाय को सैडम के अंत से राहत मिली, वहीं सुन्नी समुदाय के एक बड़े हिस्से ने उसे अपमान माना। सैडम की पुरानी पार्टी, बाथ पार्टी, को तोड़ दिया गया, लेकिन उसके विचार और राजनीतिक सोच अब भी कुछ इलाकों में जीवित रहे। स्कूलों, मस्जिदों और सड़कों पर सैडम के पोस्टर धीरे धीरे हटा दिए गए, लेकिन कुछ लोग अब भी उन्हें शहीद कहकर याद करते रहे। सैडम की विरासत को समझना एक जटिल प्रक्रिया है। उन्होंने इराक को आधुनिकता की ओर ले जाने की कोशिश की थी, स्कूल और अस्पताल बनाए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने दमनकारी नीतियों, सेंसरशिप और विपक्ष की हत्या के जरिए डर का शासन भी चलाया था। उनका शासन तेल आधारित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था, जिससे आम जनता को राहत भी मिलती थी, लेकिन लोकतंत्र और स्वतंत्रता पूरी तरह कुचली जाती थी। उनकी फांसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सवाल उठे। कई लोगों ने यह कहा कि सैडम को सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में निष्पक्ष ट्रायल मिलना चाहिए था। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि उनकी हत्या ने एक नेता को नहीं, बल्कि एक विचारधारा को और ज्यादा मजबूत कर दिया, जो बाद में आतंकवाद के रूप में उभरी। आज भी जब इराक की बात होती है, तो सैडम हुसैन का नाम उस देश की पहचान का हिस्सा बन चुका है। कुछ लोग उन्हें क्रूर तानाशाह कहते हैं, कुछ उन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी और कुछ उन्हें इस्लामी दुनिया का आखिरी मजबूत नेता मानते हैं, जिसने अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। उनकी मौत ने एक अध्याय को खत्म जरूर कर दिया, लेकिन सैडम हुसैन की विरासत ने इराक की आने वाली पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सत्ता, शक्ति और डर के सहारे एक देश को कितने समय तक चलाया जा सकता है। और अंत में यही सवाल बार बार उठता है, क्या सैडम की मौत इराक के लिए एक नई शुरुआत थी या एक अंधेरे दौर की शुरुआत? सद्दाम हुसैन का शासनकाल केवल राजनीतिक और सैन्य फैसलों से ही नहीं, बल्कि इराक के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी गहराई से प्रभावित करता था। जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब इराक एक तेल समृद्ध लेकिन संघर्षरत देश था। सद्दाम ने शुरुआत में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी को बढ़ावा दिया और इराक को एक आधुनिक राष्ट्र की ओर ले जाने की कोशिश की। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की संख्या में इजाफा हुआ और सरकार ने लोगों को सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवाएं और राशन देने की व्यवस्था की।
इस दौर में इराक को मध्य पूर्व के सबसे विकसित देशों में गिना जाने लगा। हालांकि यह सब एक भारी कीमत पर हो रहा था। सद्दाम की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से तेल निर्यात पर आधारित थीं। तेल से आने वाले धन को सरकार अपने नियंत्रण में रखती थी और जनता के लिए स्कीमें चलाई जाती थीं। लेकिन जैसे ही 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, इराक की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। युद्ध ने अरबों डॉलर की लागत डाली और सद्दाम को अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पर निर्भर बना दिया। जनता की मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगीं और गरीबी बढ़ने लगी। 1990 के दशक में कुवैत पर सद्दाम के हमले और उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में हुए खाड़ी युद्ध ने इराक की अर्थव्यवस्था को लगभग बर्बाद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे आम जनता की स्थिति और भी दयनीय हो गई। बच्चों की मृत्यु दर बढ़ गई, दवाइयों की कमी हो गई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। सद्दाम की सरकार इन हालातों में भी अपना तानाशाही रवैया बनाए रखती रही। विरोध करने वालों को कुचल दिया गया और मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया। एक समय था जब सद्दाम को इराक के अंदर कुछ वर्गों में लोकप्रियता भी मिली, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जनता को सद्दाम के शासन की असली कीमत समझ आने लगी। जनता के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी, समाज में डर का माहौल था और आर्थिक तंगी ने लोगों की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया था। आज जब हम सद्दाम के शासन के वर्षों को देखते हैं तो यह साफ होता है कि उनकी आर्थिक नीतियों ने कुछ समय के लिए देश को ऊपर उठाया, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से वह टिकाऊ नहीं थीं। एक सत्तावादी शासन में जनता की भागीदारी खत्म हो जाती है और यही इराक के साथ हुआ। सद्दाम ने जनता को सुविधाएं दी, लेकिन बदले में आज़ादी और अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया। उनकी मृत्यु के बाद इराक ने कई बार लोकतांत्रिक सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन आंतरिक संघर्ष, जातीय विभाजन और बाहरी दखल के कारण इराक आज भी राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। जो देश कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और तेल में आत्मनिर्भर था, आज दुनिया के सबसे संघर्षग्रस्त देशों में से एक है। आज का युवा सद्दाम को दो नजरों से देखता है। कुछ उसे देश का सबसे मजबूत नेता मानते हैं, जिन्होंने इराक को अमेरिका और पश्चिम के सामने झुकने नहीं दिया, जबकि अन्य उसे एक ऐसा तानाशाह मानते हैं जिसकी वजह से इराक आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। सद्दाम का समय एक ऐसा दौर था जिसने इराक को एक ओर से ऊपर उठाया तो दूसरी ओर से उसे धीरे धीरे गिरा दिया। सद्दाम हुसैन एक ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव केवल इराक तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी उपस्थिति और गतिविधियों का असर पूरे मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महसूस किया जाता था। 1979 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला, तब से लेकर 2003 तक का उनका शासनकाल दुनिया भर की नजरों में रहा। एक ओर उन्हें एक तानाशाह, क्रूर शासक और मानवाधिकारों का हनन करने वाला माना जाता था, वहीं दूसरी ओर वे कई अरब राष्ट्रों के लिए पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध एक प्रतीक भी बन गए थे। सद्दाम ने अपनी विदेश नीति को काफी आक्रामक और आत्मनिर्भर रखा। उनका मानना था कि इराक को किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए और पश्चिमी देशों की नीति और प्रभाव को अपने देश से दूर रखना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे देशों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की और इनके विरोध में रणनीतियां बनाईं। यही कारण था कि सद्दाम को अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक खतरा मानते थे। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 में सद्दाम को अमेरिका और पश्चिमी देशों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान में इस्लामिक क्रांति का प्रभाव बाकी देशों में फैले। लेकिन यह समीकरण 1990 में पूरी तरह बदल गया जब सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया।
यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्दाम के खिलाफ गुस्से और विरोध को जन्म देने वाला था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत हुई। यह युद्ध सद्दाम की अंतर्राष्ट्रीय छवि के पतन की शुरुआत थी। इसके बाद सद्दाम की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवाधिकारों की परवाह नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों के साथ सहयोग न करना, जैविक और रासायनिक हथियारों के आरोप और बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन, ये सभी कारण सद्दाम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग करते गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने यह दावा किया कि सद्दाम के पास जनसंहार के हथियार हैं और वह दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। 2003 में अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के इराक पर हमला किया और सद्दाम की सत्ता का अंत हुआ। इस घटना ने वैश्विक राजनीति को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी देश पर भविष्य के खतरे के आधार पर आक्रमण किया गया। इस हमले ने मध्य पूर्व में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि सद्दाम को हटाने का निर्णय जल्दबाजी और गलत साबित हुआ, जिसने इराक को गृहयुद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के दलदल में धकेल दिया। सद्दाम की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक दोधारी तलवार की तरह थी। एक ओर उन्हें मजबूत, साहसी और पश्चिम का विरोध करने वाला नेता माना जाता था, तो दूसरी ओर उन्हें निर्दयी, विस्तारवादी और आत्मघाती नीतियों वाला शासक कहा जाता था। उन्होंने इराक को आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन उसके बदले में देश को युद्ध, प्रतिबंध और विनाश की ओर धकेल दिया। आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सद्दाम का नाम एक उदाहरण के तौर पर लिया जाता है कि कैसे शक्ति और अहंकार का संतुलन बिगड़ने पर एक राष्ट्र कितना नुकसान झेल सकता है। उनकी नीतियों ने न केवल इराक को बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया और अमेरिका सहित कई देशों की रणनीतियों को बदलने पर मजबूर किया। 2003 में जब अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने इराक पर हमला किया, तब सद्दाम हुसैन ने सत्ता गंवा दी और वह अंडरग्राउंड हो गए। महीनों तक सद्दाम का कोई पता नहीं चला। अमेरिका ने उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन रेड डॉन नाम की एक विशेष सैन्य योजना चलाई। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को टिकरित के पास एक भूमिगत गड्ढे से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें पकड़ा गया, तब उनकी हालत बेहद खराब थी। उनके बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे और वे बेहद कमजोर लग रहे थे। यह दृश्य पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जो व्यक्ति कभी इराक का सबसे ताकतवर शासक था, वह अब एक गड्ढे में छिपा मिला। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम को अमेरिकी सेना की हिरासत में रखा गया और एक विशेष इराकी ट्राइब्यूनल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए, जिनमें सबसे प्रमुख था 1982 में दुजैल गांव में 148 शियाओं की हत्या। यह हत्या उस समय की गई थी जब सद्दाम के काफिले पर एक हत्या का प्रयास हुआ था। इस घटना के जवाब में सद्दाम ने पूरे गांव पर अत्याचार किए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, यातना दी गई और मौत की सजा दी गई। यह मामला सद्दाम की क्रूरता और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बन गया। मुकदमे के दौरान सद्दाम ने खुद को इराक का वैध राष्ट्रपति बताया और ट्राइब्यूनल की वैधता को बार बार चुनौती दी। उन्होंने अदालत की कार्यवाही के दौरान कई बार गुस्से में बयान दिए और खुद को शहीद की तरह पेश करने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी 30 दिसंबर 2006 को सुबह सुबह दी गई। यह दिन मुस्लिम दुनिया के लिए ईद-उल-अज़हा का त्योहार था, जिससे सद्दाम की मौत को और भी ज्यादा भावनात्मक बना दिया गया। उनकी फांसी का वीडियो भी लीक हो गया, जिसमें दिखाया गया कि उन्हें फांसी से पहले कुछ लोग ताने मार रहे थे और धार्मिक नारों के साथ उनकी मौत को अपमानजनक रूप में दिखाया गया।
इस दृश्य ने मुस्लिम दुनिया में सद्दाम के प्रति सहानुभूति और गुस्से को जन्म दिया। सद्दाम की मौत ने इराक की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। जहां कुछ लोग उनकी मौत को न्याय मानते हैं, वहीं कई लोग आज भी उन्हें एक नायक, शहीद या पश्चिमी दमन के विरुद्ध लड़ने वाला नेता मानते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि अगर सद्दाम जीवित होते तो इराक में आज यह अराजकता और आतंक नहीं होता। वहीं आलोचकों का मानना है कि सद्दाम की तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसक शासन ही इराक की बदहाली का कारण बना। सद्दाम की विरासत आज भी बहस का विषय है। उन्होंने इराक को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किए, लेकिन उनकी सत्ता के पीछे एक ऐसा क्रूर चेहरा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी मौत के बाद इराक में सत्ता का जो खालीपन पैदा हुआ, उसने आतंकी संगठनों को जन्म दिया और देश को गृहयुद्ध में झोंक दिया। आज सद्दाम का नाम इतिहास की किताबों में एक ऐसे तानाशाह के रूप में दर्ज है जिसने अपने देश को शक्तिशाली तो बनाया, लेकिन अपनी नीतियों और अहंकार के कारण देश को विनाश के रास्ते पर भी धकेल दिया। अगर आपको सद्दाम हुसैन की यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं कि आप उन्हें एक तानाशाह मानते हैं या राष्ट्रवादी नेता। साथ ही ऐसे और भी केस स्टडी और इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टआईक्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।